ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਸੀਆਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਥੀ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। मेरे सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले आज के इस पत्रकार परिषद के लिए आप सभी आए, तो अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी को हमारी सबके तरफ से धन्यवाद हम शुरुआत में देना चाहते हैं। आज आप जानते हैं कि किसान आंदोलन का आज 106 दिन हो गए और इन 106 दिनों में दिल्ली के बॉर्डर पर 280 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए हैं। शहीद जो हुए उनमें से कुछ लोगों ने तो आत्महत्या की है, आप जानते हैं, आपने भी कवर की होगी। और अपने सुसाइड नोट पर उन्होंने ये कारण लिखा है कि ये 3 किसान विरोधी कानून मोदी सरकार ने रद्द नहीं किए, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये भी कई जिन्होंने आत्महत्या की, इन्होंने इस कारण को लिखा है। 106 दिन होने के बाद भी आज भी बीजेपी आरएसएस की मोदी और शाह की सरकार ये जो 3-4 मुख्य मांगे हैं इनको पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये 3 जो किसान विरोधी कानून है, जो सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, ये पूरे जनता के खिलाफ के कानून है और सिर्फ अंबानी अदानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स को मदद करने वाले ये कानून है। इनको आज रद्द करने के लिए ये मोदी सरकार तैयार नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ का जिक्र करूंगा, एक नई चीज़, यानी बाकी तो चीज़ आपने सबने कवर की है। पंजाब तो इस आंदोलन में बहुत अगवानी कर रहा है और हमको बहुत नाज है, बहुत अभिमान है कि पंजाब के किसानों ने एक तरफ से ये आंदोलन का नेतृत्व बहुत ही अच्छी किस्म से किया है। अभी 3-4 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लास्ट पेज पर छापा था और वो आर्टिकल मुझे भी आश्चर्य लगा, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा कॉरपोरेट पेपर कैसा इतना बड़ा आर्टिकल देता है। लेकिन उसमें उन्होंने अमेरिका के किसानों को कैसे बर्बाद किया, वहाँ के सरकार ने और वहाँ के कॉरपोरेट्स ने, ये पूरा उन्होंने इसके अंदर पूरे लेख के अंदर वो लिखा है। और इससे ये भारतीय अपने जो आईआईटी में से पास हुए उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है और इससे बहुत क्लियर होता है अगर वो पढ़ के कि जो अमेरिका में हुआ, जो अमेरिका के अलग अलग सरकारों ने किया, एग्जैक्टली उसी दिशा में मोदी और शाह की सरकार इन कानूनों को लाकर उसी दिशा में जा रही है। यानी पूरी तरीके से एमएसपी को रद्द करना, सरकारी खरीद को रद्द करना और उसके साथ में पूरी राशन व्यवस्था को भी रद्द करना, ये पूरा उनका ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ। उससे पूरे किसानों की ज़मीन को छीन लेना आखिर में, और इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का ये जो बदलाव उन्होंने किया है उसके चलते आज पूरे हर चीज़ के दाम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगे। ये पूरे जमाखोरी और काला बाजार को इससे बहुत बड़ा उसमें ये होगा। तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं।
अभी आपने मालूम है कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा की कल ही मीटिंग हुई और उसके अंदर बहुत बड़े मजबूत फैसले हमने लिए हैं। आपने शायद आज कवर भी किए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फैसला कल का है 26 मार्च को पूरा भारत बंद होगा। और 26 मार्च को क्यों? क्योंकि 26 मार्च को ये दिल्ली बॉर्डर के आंदोलन को 4 महीने पूरे होंगे और इसलिए ये 4 महीनों के अभी भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक 8 दिसंबर को भारत बंद हुआ था, बहुत ही जबरदस्त हुआ था, लेकिन अभी दूसरी बार 26 मार्च को भारत बंद का बड़ा ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश भर के लिए किया है। दूसरा कॉल जो दिया है 23 मार्च, जो हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका शहादत दिन है 23 मार्च और इसलिए 23 मार्च को ये कॉल दिया है कि पूरे देश भर में, दिल्ली बॉर्डर में तो बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन पूरे देश भर में छात्र और नौजवानों को बहुत बड़े पैमाने पर 23 मार्च को हम लामबंद करेंगे और शहीद भगत सिंह, इनकी जो विचारधारा थी, इस विचारधारा जो इस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके एक नई व्यवस्था को लाना, ये भी भगत सिंह का बहुत महत्वपूर्ण उनका जो लिखान है, ये उससे हमको मालूम पड़ता है। तो ये भगत सिंह का जो उसूल थे, ये भी हम आप पूरे देश के सामने 23 मार्च को हम रखेंगे। एक ही मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं और वो उदाहरण बहुत जरूरी है। भगत सिंह ने अपने आखिरी संदेश में जो नौजवानों को लिखा था 2 फरवरी 1931, यानी फांसी जाने से 1.25 महीने पहले, और वो उपलब्ध है, आप नेट पे भी वो देख सकते हैं। उसमें उन्होंने लिखा था कि लॉर्ड इरविन को हटाकर अगर उनकी जगह में सर पुरुषोत्तम ठाकुरदास को अगर हम उसके अंदर भारत की सत्ता देंगे तो इस देश का कोई भला नहीं होगा, देश की जनता का कोई कल्याण नहीं होगा। और उसके बाद में वो लिखते हैं, हम आजादी के लिए जरूर लड़ते हैं, ब्रिटिशों को हकाल डालने के लिए हम जरूर लड़ते हैं, लेकिन साथ में ब्रिटिश जाने के बाद इस देश में पूंजीपति और जमींदारों की सरकार नहीं आनी चाहिए, उसके बदले में मजदूर और किसानों की सरकार आनी चाहिए और उस सरकार ने ये पूंजीवाद और सामंती व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देकर समाजवाद की व्यवस्था लानी चाहिए। ये है भगत सिंह का उसूल। और उन्होंने जो कहा वो सही निकला। पुरुषोत्तम ठाकुरदास को जरा नरेंद्र मोदी का जगह दे दो, उसको क्या हुआ हमारे देश का, ये आप जानते होंगे। और इसलिए आज भगत सिंह ने जो लिखा वो बिल्कुल सही निकला है। 23 मार्च को भगत सिंह के इन विचारों को हम पूरे देश के सामने बहुत बड़े पैमाने पर लांग दिलाएंगे। 17 मार्च को एसकेएम ने यह तय किया कि ये जो अभी 26 मार्च को हमारा जो भारत बंद होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए सिंघू बॉर्डर पर सभी ट्रेड यूनियन संगठनों को हम साथ में लाएंगे। सभी महिला संगठन, खेत मजदूरों के संगठन, छात्र नौजवान संगठन, इनकी एक परिषद लेंगे, सम्मेलन लेंगे 17 मार्च को, और उसके अंदर उनको हम ये करेंगे कि ये भारत बंद को बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हमको आज कामयाब करना है। 15 मार्च को, अभी 4 दिन के बाद, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया और वो फैसला है निजीकरण के खिलाफ, कॉरपोरेट्स के खिलाफ, और ये पेट्रोल, डीजल और गैस, इसकी जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई, इन सब के खिलाफ पूरे देश भर में एक बहुत बड़े प्रदर्शन इस मोदी सरकार के खिलाफ में हम करेंगे। तो ये बात आप सब जानते हैं, पेट्रोल का और डीजल का और गैस का, मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब पेट्रोल के दाम थे 60 रुपए लीटर,
अब कितने हो गए? 101 रुपए लीटर। डीजल के कितने दाम थे 2014 में? उनके थे 50 रुपए लीटर, अब वो हो गया 91 रुपए लीटर। और रसोई का गैस, इसका कितना दाम था 2014 में? 414 रुपए एक गैस का, वो अभी बना 819 रुपए। यानी पेट्रोल, डीजल और गैस दुगुना दाम बढ़े ये 7 सालों में। लेकिन आश्चर्य की बात जो हमको ध्यान में लेनी है, इन्हीं 7 सालों में अंतरराष्ट्रीय तेल के दाम आधे हो गए। जो 2014 में थे वो आधे हो गए 2021 में। यानी एक्चुअली पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी आधे होने चाहिए थे। जो 50 और 60 रुपए थे वो 30 और 25 रुपए होने चाहिए थे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घटे। कुकिंग गैस का जो 400 रुपए था वो 200 रुपए होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? इतना जबरदस्त बढ़ा। इसका एक ही कारण है कि मोदी सरकार ने टैक्स बढ़ाए, जबरदस्त टैक्स बढ़ाए। और ये टैक्स अभी सरकार को, ये पूरा टैक्स का पैसा वो सरकार को जाता है और मर रहे हम लोग सब। तो ये सब मामले 15 मार्च को निजीकरण आप देखेंगे, हर चीज का निजीकरण अभी उन्होंने शुरू किया। रेलवे का किया, एयरपोर्ट का किया, बीमा का किया, बैंक का किया, कोयला का किया, अपने टेलीकॉम का किया, स्वास्थ्य का किया, शिक्षा का किया, हर चीज का निजीकरण शुरू किया। सुरक्षा का भी, डिफेंस का भी, प्रोडक्शन का उन्होंने अभी ये बड़े बड़े कॉरपोरेट देशी और विदेशी, इनको अभी ये सब सौंपने का ये मोदी सरकार ने शुरुआत किया। और स्लोगन क्या देते हैं, घोषणा क्या देते हैं? आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता के बिल्कुल खिलाफ इनका पूरा रवैया, ये निजीकरण को देश बेचने का काम ये मोदी सरकार लगातार कर रही है। इसको भी 15 मार्च को हम पूरी तरह से किसान आंदोलन और मजदूरों का आंदोलन, इसको पूरे देश भर में सामने लाएगा। ये एक बात है। आखिरी जो बात है, 28 मार्च को होली शुरू होती है। तो होली के दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि होली के दिन ये तीनों जो किसान विरोधी कानून है उनकी हम होली करेंगे 28 मार्च को। ये भी तय उसके अंदर हुआ है। तो ये मार्च आखिर तक का पूरा प्रोग्राम ये कल के संयुक्त किसान मोर्चा के मीटिंग में पूरी एकमत के साथ सिंघू बॉर्डर पर तय हुआ। और वो मैं आप सभी के सामने ये रखना चाहता हूँ। एक आखिर का पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ और उसके बाद में शेखौं साहब बोलेंगे, कॉमरेड कृष्ण प्रसाद भी बोलेंगे। एक पॉइंट जो आपको ये प्रेस नोट दिए, ये जो दूसरा मांग हमारा है किसान आंदोलन का, ये कानूनों को रद्द करो वो तो है ही, लेकिन दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून सरकार ने करना चाहिए। ये किसान आंदोलन की दूसरी मांग है। अब इसके बारे में सच्चाई क्या है? आज एमएसपी पर खरीद सरकार जो करती है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में, कुछ थोड़ी बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, थोड़ी बहुत राजस्थान में कुछ हिस्से में, थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में, और वो भी किसकी करती है? सिर्फ धान और गेहूं की सरकारी खरीद होती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन कितने फसलों का एमएसपी ऐलान करती है सरकार, खरीफ और रबी दोनों मिलकर? 23 फसलों का एमएसपी ऐलान होता है। लेकिन 23 फसलों को खरीद करती है क्या सरकार? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये दो, धान और गेहूं। और इसलिए पूरे देश भर में जहां पर सरकारी खरीद नहीं होती वहां पर हम देखते हैं कि एमएसपी लगभग किसी भी किसान को मिलता नहीं है। यह है सच्चाई। और यह सच्चाई इसलिए है, और वो एमएसपी भी जो डिक्लेयर करते हैं वो स्वामीनाथन कमीशन ने जो बताया उसके मुताबिक बिल्कुल एमएसपी कैलकुलेट नहीं होती, ऐलान भी नहीं होती। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा, फॉर्मूला दिया था C2 + 50%, यानी पूरा उत्पादन खर्चा जो लागत खर्चा है
पूरा खर्चा को लेकर वो गिनो और उसके ऊपर 50% मुनाफा किसान को दो। लेकिन इन्होंने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया सरकार ने, और बोल रहे कि ये सब है A2+FL, ये फॉर्मूला जो C2+50 से कई गुना कम है। और इसलिए ये जो MSP डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारा तो इल्जाम है किसान आंदोलन का कि ये सही MSP है नहीं जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था। ये पहली बात। अधिकतर अब 90% से ज्यादा किसानों को ये जो MSP डिक्लेयर करते हैं वो भी मिलता नहीं है। ये भी बात हम समझ लेना चाहिए। और इसके साथ में इसलिए मांग उठी कि MSP को आज उसको गारंटी देने वाला कानून C2+50% के ऊपर सरकार ने बनाना चाहिए। बनाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और मैं आपको एक धान का उदाहरण देना चाहता हूं। धान का आज आप देखेंगे पूरे 1878 रुपया धान का MSP डिक्लेयर किया है केंद्र सरकार ने 1878। लेकिन अधिकतर पूरे देश में कितना मिलता है? 1000 से 1200 रुपया सिर्फ क्विंटल के पीछे। पंजाब और हरियाणा का मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन बाकी देश के बारे में 1000 से 1200 रुपया। जहां बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने ये मंडियों को खत्म किया 2006 साल में, कानून बनाकर, वहां मंडियां थी APMC, उसको खत्म किया, बीजेपी सरकार उसके साथ में थी। वहां कितना दाम चल रहा है धान का? मैं अभी पटना गया था कुछ दिन पहले, रैली थी बड़ी किसानों की। हमने पूछा कई किसानों को कितना धान का मिलता है, उन्होंने कहा 800 रुपया भी नहीं मिलता है। सोचिए आप, यानी व्यापारी इतना लूट रहे हैं किसानों को। 1878 रुपया ये MSP और बिहार के किसानों को ये मंडी खत्म करने की वजह से 800 रुपया मिलता है। लेकिन हमारे देश में और एक राज्य भी है, उसका भी मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं, और वो राज्य है केरल। केरल में 1878 तो देते ही है, लेकिन उसके ऊपर राज्य सरकार 900 रुपया और ज्यादा क्विंटल के पीछे हर धान उत्पादन करने वाले किसान को देती है। आज केरल में जो धान बेचेगा सरकार को, उसको 2850 रुपया हर क्विंटल के पीछे केरल की वामपंथी जनवादी सरकार देती है। आप जाके पूछिए वहां के धान पैदा करने वाले किसानों को। पंजाब में 1878 मिलता है, लेकिन केरल में कितना मिलता है? 2850 रुपया हर क्विंटल के पीछे। यानी अगर राज्य सरकार कुछ करना चाहती है तो आज इसके देश के अंदर भी वो हो सकता है। दूसरे कई और बाकी उदाहरण है, लेकिन आज वक्त कम है इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन रबर के लिए, कोकोनट के लिए, बाकी सब चीज के लिए, और केरल सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जो हमारे देश में कहीं भी नहीं हुआ था, और वो यानी सब्जी और फल के लिए उन्होंने MSP के रेट पहली बार हमारे देश में केरल के वामपंथी सरकार ने सब्जियों के लिए और फलों के लिए MSP के रेट डिक्लेयर किए, जो कहीं भी कोई दूसरे राज्य में नहीं हुआ। तो ये विकल्प हो सकता है पूरे देश में, ये बात मैं यहां दोहराना चाहता हूं। एक आखिर पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, और वो इसके अंदर की सरकार बोलती है कि MSP इतना सब देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये तो बात एकदम झूठ है। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लाखों करोड़ रुपए का आज कर्जा माफी देते हैं, टैक्स कंसेशन देते हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हमने ये बात को अधोरेखित करते हुए और एक बात इसके अंदर रखी है कि आप देखेंगे ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कैसे लूटते हैं किसानों को और जनता को भी। अभी बासमती जो चावल है उसका उदाहरण हमने हमारे प्रेस नोट में दिया, आप पढ़िए। बासमती चावल जो पैदा करता है उस किसान को यह अदानी कंपनी कितना पैसा देती है? 1830 रुपया किलो के पीछे, यानी किसान को मिलता है बासमती चावल के लिए।
लेकिन वही जो 1800 से 30 रुपए तक खरीद करता है, ये अदानी फॉर्चून करके उसका पैकेट आता है बाजार में, और उसकी कीमत कितनी है? 208 रुपए। सोचिए, किसान को मिलता है 18 रुपया और बेचते हैं कितने में? 208 रुपया। यानी मुनाफा 190 रुपए हर किलो के पीछे ये अदानी कंपनी ये लूट लेती है। ये आप समझिए। हमने नेस्ले का दूसरा विदेशी कॉरपोरेट का कॉफी का उदाहरण दिया। कॉफी ये नेस्ले कंपनी किसानों से कितने में लेती है? 120 से 130 रुपया किलो के पीछे, और कितने में बेचती है? 3000 रुपए में नेस्कैफे जो हम बोलते हैं किलो के पीछे। यानी ये कॉरपोरेट इतना पैसा लूटते हैं। हमने किसान सभा ने इस नोट में कहा कि ये कॉरपोरेट के ऊपर भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। इतना बड़ा लूट आप करते हो, इतना बड़ा मुनाफा आप कमाते हो, उनमें से कुछ पैसा ये किसानों के हाथ में भी मिलना चाहिए। ये एमएसपी को गारंटी देने का और एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका ये हमने ये प्रेस के नोट में अखिल भारतीय किसान सभा ने इस बात को रखा है। तो साथियों, कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो है वो कैसा होता है कृष्ण प्रसाद जी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आखिरी में बोलना चाहता हूं, ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा, पूरे देश भर में बढ़ेगा। हमने देखा है पंजाब में ही जो महानगर पालिका के चुनाव हुए, नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव हुए, उनके अंदर बीजेपी का कैसे सफाया हुआ, ये आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। अभी अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव है। बड़ी बड़ी महापंचायतें पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। इसका जरूर असर उत्तर प्रदेश के चुनावों के ऊपर भी गिरेगा। विधानसभा के अंदर जो बंगाल है, आसाम है, केरल है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, यहाँ पर भी इस किसान आंदोलन का बहुत जबरदस्त परिणाम हमको दिखाई देगा। और ये जब होगा तब ये बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग ये लाइन पर आएंगे। हम तो चाहते उसके पहले ही लाइन पर लाने के लिए 26 मार्च को भारत बंद का जो कॉल दिया है उसको पूरी तरीके से आप सभी लोग उसको जरा अच्छी तरीके से ये करेंगे। पंजाब के प्रेस के बारे में हमको बहुत नाज है, बहुत अभिमान है। हमने देखा है, हमने सुना है कि पंजाब का पूरा राज्य